लिव इन रिलेशनशिप के फर्स्ट पार्ट में हमने जाना कि लिव इन रिलेशनशिप के वैध होने के लिए किन शर्तों का होना आवश्यक है, इससे संबंधित भारतीय कानूनों में क्या प्रावधान है। आज के इस वीडियो में यानी पार्ट 2 में हम जानेंगे कि जो लिव इन में लोग रहते हैं, जो पक्षकार रहते हैं, उन दोनों के बीच जब कोई विवाद होता है, कोई समस्या आती है अथवा लिव इन में रहने वाले लोगों के मन में कोई जिज्ञासा होती है तो उसका समाधान के लिए भारतीय कानूनों में क्या प्रावधान दिए गए हैं, किस प्रकार उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो आज की यह वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप अभी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद आप पार्ट 1 को भी देखें ताकि ये कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को और जानते हैं पहले प्रश्न का क्या समाधान है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से कि क्या लिव इन में रह रही महिला को भरण पोषण का अधिकार है। इसका जवाब हमें मिलता है चुनमुनिया बनाम वीरेंद्र कुमार के जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि लिव इन में रह रही महिला को लिव इन में रह रहे पुरुष से मेंटेनेंस भरण पोषण पाने का अधिकार है। पुरुष पक्षकार यह कहकर बच नहीं सकता है या मना नहीं कर सकता है कि उन दोनों का वैध विवाह नहीं है, केवल वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। यानी कुल मिलाकर लिव इन में रह रही महिला को अपना भरण पोषण पाने का अधिकार है और वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 144 के तहत मेंटेनेंस का दावा फाइल कर सकती है, भरण पोषण का क्लेम कर सकती है। आपको बता दें कि पुराने कानूनों में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ये धारा 125 थी जिसके तहत मेंटेनेंस जो है भरण पोषण का जो दावा है वो डाला जाता था। आपको यहाँ पर एक चीज़ और स्पष्ट कर दें कि धारा 144 यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 144 जो है वो केवल पत्नी या फिर लिव इन में रह रही महिला को ही भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार नहीं देती है, बल्कि इस धारा के तहत बच्चों तथा पेरेंट्स को भी मेंटेनेंस भरण पोषण पाने का अधिकार है और वो इस धारा के तहत अपना दावा डाल सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि सीनियर सिटीजन एक्ट जो है वो भी भरण पोषण पाने का प्रावधान करता है, लेकिन जो पेरेंट्स सीनियर सिटीजन एक्ट में अपना केस नहीं डाल सकते यानी जिनका एज 60 साल से कम है, जो वरिष्ठ नागरिक नहीं है, वो पेरेंट्स भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 के तहत अपना भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। क्या लिव इन से उत्पन्न हुई संतान का संपत्ति में उत्तराधिकार बनने का हक होता है। इस सवाल का जवाब हमें रेवन्ना सिद्धप्पा बनाम मल्लिकार्जुन के मामले में जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी है उसमें मिलता है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि लिव इन में यदि कोई संतान उत्पन्न होती है तो उसका अपने माता पिता की संपत्ति तथा विरासत में मिली किसी संपत्ति पर उतना ही अधिकार होगा जितना कि किसी वैध विवाह के होने के बाद कोई संतान उत्पन्न होती है, उस संतान का जो अधिकार होता है उतना ही अधिकार लिव इन रिलेशनशिप से उत्पन्न संतान का होगा। यानी इस बात से आप ये स्पष्ट समझिए कि संतान चाहे लिव इन से उत्पन्न हो चाहे एक वैध विवाह से उत्पन्न हो, उसका जो उत्तराधिकार का जो अधिकार है वो सेम रहेगा, समान रहेगा। अब बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि क्या घरेलू हिंसा जो अधिनियम है उसके तहत यदि लिव इन में रह रही महिला के साथ भी उत्पीड़न होता है तो क्या उसे संरक्षण मिल सकता है। तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। लिव इन में रह रही महिला को भी घरेलू हिंसा जो अधिनियम है उसके तहत संरक्षण मिल सकता है। यानी लिव इन में रह रही महिला को भी घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। वो महिला न्यायालय जाकर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकती है और वहाँ से उसको संरक्षण कोर्ट द्वारा दिया जा सकता है। अब बात करते हैं अगले अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में कि क्या वैध विवाहित पक्षकारों का लिव इन वैध होगा। इस प्रश्न का जवाब यह है कि यदि लिव इन में रह रहे दोनों पक्षकारों में से दोनों या किसी भी पक्षकार का पहले कोई वैध विवाह हुआ हो जो अब भी अस्तित्व में हो और उस विवाह के अस्तित्व रहते हुए कोई लिव इन में रहना, ऐसे पक्षकारों का लिव इन अवैध माना जाएगा। इसके लिए अखिलेश बनाम उत्तर प्रदेश वाले मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह साफ किया और इस मामले में स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा है कि दोनों पक्षकारों के विवाह को कानून के अनुसार समाप्त नहीं किया गया है। अन्य साथी के साथ उनके विवाह के निर्वहन के दौरान अदालत के लिए ऐसे जोड़े को सुरक्षा प्रदान करना संभव नहीं है जो वस्तुतः कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं।
अदालत ने यह भी कहा कि विवाह की पवित्रता को संरक्षित करना होगा। यदि कोई पक्षकार इससे बाहर निकलना चाहता है तो वह हमेशा वैध तरीके से विवाह विच्छेदन यानी डाइवोर्स की मांग कर सकता है। हालांकि न्यायालय उन लोगों की सहायता नहीं दे सकता जो कानून का पालन करना नहीं चाहते। दोस्तों, इन प्रश्नों के जवाब में जो आपको कोर्ट के रेफरेंसेस दिए गए हैं उनके टाइटल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के साथ मिल जाएंगे, जहां पर जाकर आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं और इसको और भी गहराई से समझ सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह इस वीडियो के माध्यम से भी आप तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच पाई है। बने रहे हमारे साथ, वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी नॉलेजेबल जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।